हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919 के अंदर आया था। इससे पहले अपने बहुत सारे इंडियन एक्ट्स आ चुके थे, जैसे कि अपना 1909 वाला। उसके हर 10 साल बाद एक दूसरा एक्ट आता था, एक नई रिफॉर्म्स के साथ में कुछ रिफॉर्म्स लेके आता था। तो ऐसे ही 1919 वाला बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है इंडियंस के लिए। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला है, उसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाले को। सो फ्रेंड्स, अपना जो ये कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है उन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, एनएफ है। अपना ये जो कंप्लीट कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सो अगर आपको कहीं भी डाउट बनता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिएगा और अपने कमेंट्स को पोस्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। सो अपनी जो हिस्ट्री की क्लास है 40 हो चुकी है। इससे जो प्रीवियस क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी है ना तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका ही बेनिफिट होने वाला है। आप ही अपनी स्टोरी को कनेक्ट करोगे और आप ही इन चीज़ों को अच्छे से याद रख पाओगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने आज के इस लेक्चर के अंदर, जो कि क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या कहता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या थे? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। किसकी तरह? जैसे कि मोरले मिंटो एक्ट आया था ना अपना, वैसे इसको क्या बोलते हो? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। अब बोलोगे भाई ये दो बंदे होंगे? हाँ बिल्कुल है भाई। जो मॉन्टेग्यू थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉन्टेग्यू जो नाम का बंदा था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चैम्सफोर्ड जो था वो था अपना वॉइसरॉय। चैम्सफोर्ड क्या था? वॉइसरॉय था। टाइम पीरियड क्या था भाई? 1960 से 1921 का था। तो सीधी सी बात है, 1919 तो बीच में ही आएगा। बीच में आएगा तो चैम्सफोर्ड को तो नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड था कौन? अपने वॉइसरॉय। ये दोनों मिलकर कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं। रिफॉर्म क्या था भाई? देखते हैं। अब से पहले हमने देखा था जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन थी, कोई भी एक इनकी क्या थी? पोस्ट थी। सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट की एक पोस्ट होती थी वो पोस्ट क्या थी? सबसे पावरफुल थी। वो हर बंदे को क्या था? कंट्रोल कर रहा था, चाहे वॉइसरॉय हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, हर बंदे को कंट्रोल कर रहा था कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके बाद मैक्सिमम पावर थी। अगर उसके पास मैक्सिमम पावर थी तो उसके बाद क्या होता है? जो ये रिफॉर्म आता है, जो अपने एक्ट आता है 1919 वाला, इसमें क्या कर दिया जाता है भाई? इसमें ये बोलते हैं कि हम जो पोस्ट है ना इसकी पावर को थोड़ा कम कर रहे हैं, इसकी पावर को कम कर रहे हैं। तो कोई एक नई पोस्ट लेके आएंगे। एक नई पोस्ट लेके आए, उस पोस्ट का नाम क्या रखा? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। यहाँ पे जो पोस्ट थी ना ये कहाँ थी? लंदन के अंदर थी। और इसके पास क्या दे दी गई? हाई पावर दे दी गई। मतलब हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पावर छीन ली गई और किसको दे दी गई? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है आपको कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है सिर्फ उसकी पावर कम की गई है, उसकी जो पोस्ट है उसको अबोलिश नहीं किया है। बहुत सारी बुक्स बोलते हैं कि अबोलिश किया, बिल्कुल नहीं किया भाई, ठीक है, वो गलत है। इस पोस्ट को अबोलिश करने के लिए बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं किया गया, सिर्फ इसकी पावर को कम किया गया था, ठीक है। एक नई पोस्ट आ गई, क्या? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, जो पहले इंडिया के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था उसको क्या होता था? उसकी जितनी भी सैलरी होती थी वो इंडिया की रिवेन्यू से दी जाती थी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी जो सैलरी होती थी वो किससे दी जाती थी? इंडियंस की जो रिवेन्यू आता था वहाँ से। अब ये हमारे लिए तो काम नहीं करता, अब ये अपना वहाँ के लिए काम करेगा। और पावर भी कम कर दी गई है, सरदर्द भी कम होएगा इसको। अगर पावर कम कर दी गई है तो अब इसको जो सैलरी मिलेगी वो यहाँ से नहीं मिलेगी। अब कौन देगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, ठीक है। उसकी अपोजिशन में बात करते हैं किसकी? ऑफिस ऑफ हाई कमीशन की। अब ये क्या करेगा? इंडियंस के लिए काम करेगा, यहीं पे रह के हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। अगर ये इंडियंस के लिए काम करता है तो इसको क्या मिलेगी? इसको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी किससे? इंडियंस के रिवेन्यू से, ठीक है। यहाँ से क्या पता चलता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर कम होगी, एक नई पोस्ट आई ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, जिसको सैलरी कहाँ से मिलेगी? इंडियंस के रिवेन्यू से। अब बोलोगे क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप देख चुकी हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या था? जो एग्जीक्यूटिव था वो रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। अब बोलोगे लेजिस्लेचर ये क्या आ गया? हमने तो लेजिस्लेटिव बोला था। अब क्या होता है भाई? जो अपनी एग्जीक्यूटिव थी और जो अपना लेजिस्लेटिव था, दो चीज़ें थी, आप सबको पता है। एग्जीक्यूटिव था और दूसरा क्या था? लेजिस्लेटिव था। अब एग्जीक्यूटिव क्या था? वो लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करता था और ना लेजिस्लेटर कर सकता था। अब लेजिस्लेटर के अंदर क्या थे? कुछ ना कुछ क्या थे? इंडियंस भी अलाउ कर दिए गए थे, लेकिन इंडियंस क्या करते थे? सिर्फ यहाँ पे एडवाइस का काम करते थे।
एडवाइजरी करते थे। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या करता था भाई, उसका मन होता तो मानता, नहीं होता तो बेवकूफ़ बना के हमें क्या करता, मीठी गोली दे देता कि जाओ टॉफ़ी वगैरह खाओ, ठीक है, ऐसे करता था। तो सेम क्या होता है भाई, अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसको क्या बना दिया गया, उसको बोला गया कि अब जो लेजिस्लेचर है ना, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर आया है वो क्या है, अब आपको उसकी बात को भी मानना पड़ेगा, आपको मतलब उनकी चीज़ों पे भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अब लेजिस्लेचर को मैंने फिर नहीं बताया भाई, लेजिस्लेटिव जो था उस पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव को क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, और एक नई चीज़ को लाए, क्या भाई, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर को लाया। अब बोलोगे कि यहाँ पे एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख रखी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो अबोलिश लिख रखा है, तो सीधी सी बात है अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को अबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद जो लॉ की फॉर्मेशन होती थी उसको कौन करेगा भाई, लेजिस्लेटर। लेकिन इस एक्ट से पहले कौन करता था, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लॉ की फॉर्मेशन भी करता था और उसे इम्प्लीमेंट भी करता था। लेकिन जो लेजिस्लेटिव था ना वो क्या करता था, सिर्फ डिस्कशन करता था, उसके पास पावर थी ही नहीं, दी नहीं किसी ने, ठीक है। तो इस एक्ट के बाद जो लेजिस्लेटर था वो भी उसके पास कुछ पावर्स आ जाती है और एग्जीक्यूटिव से पावर थोड़ी सी छीन ली जाती है, ठीक है। अब पावर किसकी इंक्रीज होगी, लेजिस्लेटिव की। अब यहाँ पे पावर मिल गई बंदों को, अब क्या होता है भाई, अब बोलोगे ये दूसरी चीज़ क्या लिखी है आपने, यहाँ पे ये चीज़ जो लेजिस्लेचर था उसको बाइकैमरल बोला गया, जो आप इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हो और लेजिस्लेचर भी बोल सकते हो, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी जो पावर थी उसके दो हाउस बना दिए गए, दो हाउस बोलोगे, अब ये क्या हो गया, जैसे कि अपना क्या होता है लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, सेम यहाँ भी वही चीज़ बनाई गई। यहाँ पे जो ये लोअर हाउस और अपर हाउस बना दिया गया, तो यहाँ पे क्या हुई, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक तो सेंटर में लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ स्टेट। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होएगा, सोचो क्या होएगा, जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका जो टाइम पीरियड होएगा वो 3 ईयर होएगा, ठीक है। जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो 3 साल तक रहेगी पावर में। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद उसके इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स थी वो कितनी थी, 145 यहाँ पे टोटल सीट थी। टोटल सीट में से कितने इलेक्टेड थे, कितने नॉमिनेटेड थे, बात तो करनी पड़ेगी भाई। इसमें से 103 मतलब 103 को तो यहाँ पे इलेक्ट किया गया था और रिमेनिंग 42 को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। तो आप देख रहे हो इलेक्शन ज़्यादा को रखा है और नॉमिनेट कम को किया गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, नॉमिनेशन कम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ क्या थी भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट था। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर कौन हेड करेगा, वॉइसरॉय। अब जो वॉइसरॉय था वहाँ पे कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे। टाइम पीरियड कितना था भाई, 5 साल का था। कितनों को नॉमिनेट किया, 27 को नॉमिनेट किया गया और 33 को इलेक्ट किया गया। तो यहाँ भी जो ये नंबर है वो क्या है भाई, आप देख रहे हो थोड़ा सा इंक्रीज है, कौन सा, इलेक्टेड वाला, और नॉमिनेटेड वाला कम है। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कि इलेक्शन पे ज़्यादा मतलब आपका ध्यान दिया जा रहा है। तो अब तक जो हमने देखा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका टाइम पीरियड 3 साल का था, 145 मेंबर्स थे और 103 इलेक्टेड किए गए थे और 42 नॉमिनेटेड थे। अगर मैं काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करूं तो वहाँ पे 60 मेंबर्स थे, 5 ईयर तक इफेक्टिव रहेगी और 27 नॉमिनेटेड बंदे और 33 इलेक्टेड, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे जो 103 मैंने बात की यहाँ पे किसकी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो वहाँ पे जो बंदे थे उन्हें किस तरह से यहाँ पे फिक्स किया गया, उन्होंने बोला गया कि मुस्लिम की सीट फिक्स रहेगी। जैसे कि अपना पूरा का पूरा मान लो कोई भी स्टेट है उसके अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है भाई, हर एक जो एरिया वाइज है वहाँ पे कुछ बंदों को नॉमिनेट किया जाता है, वो इलेक्शन में आगे बढ़ के आते हैं। इलेक्शन में आते तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन को लड़ते हैं भाई, और फिर कोई भी एक बंदा है जो कि क्या करेगा, उस इलेक्शन को जीत लेगा, देन उसको क्या किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा, यही होता है ना। तो सेम ऐसे ही हुआ। तो 103 जो बंदे थे उनमें कुछ तो मुस्लिम्स की सीट फिक्स थी, देन शेख, लैंड होल्डर्स की, यूरोपियंस की और इंडियन कॉमर्स की, ठीक है। ये जो सीट थी फिक्स थी कि भाई अगर 30 बंदे मुस्लिम के लेने हैं तो वो 30 ही आएंगे, कम नहीं आने वाले। सेम 2 सिख वाले आने हैं तो 2 ही सिख के बंदे आएंगे, आगे नहीं आने वाले। जो अपने 7 है वो क्या है, लैंड होल्डर्स है, जो अपने जमींदार वगैरह हैं वो आएंगे, 9 यूरोपियंस आएंगे और 4 इंडियन कॉमर्स वाले, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा आप देख रहे हो, यहाँ पे अपने पूरे का पूरा इलेक्शन की तरफ बंदे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो लेजिस्लेचर था वो लेजिस्लेचर जो था वो अब लेजिस्लेटिव को अबॉलिश करके आ चुका था, ठीक है। सीधी सी बात बोलो तो लेजिस्लेटिव था वो क्या होता है, अबॉलिश हो चुका है। नई चीज़ क्या है, लेजिस्लेचर, जिसके पास कुछ पावर है, और एग्जीक्यूटिव भी क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल काम करेगा, ठीक है। इतना क्लियर।
अब बात करते हैं भी, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्शन कर रहे हो ना, नॉमिनेशन कम कर रहे हो, अगर इलेक्शन कर रहे हो तो अब इलेक्शन में क्या होएगा, इलेक्शन करने के लिए वोट भी देनी पड़ेगी। अब वोट कौन बंदा कर दे सकता है, किसके पास इतना राइट है, किसके पास इतनी पावर है, कौन बंदा वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, किस पे डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ अपना क्राइटेरिया बनाया। जो काउंसिल ऑफ स्टेट की थी उसके लिए वोटर्स को चुना गया जो कि इनकम टैक्स देते हैं, लैंड रिवेन्यू देते हैं, कितने से कितना 750 से 5000 के बीच में, जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं, लैंड का रिवेन्यू देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए वोट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला जो लेजिस्लेटिव जो अपनी असेंबली है उसके लिए कौन वोट देगा। उन्होंने बोला उसके लिए वोट देगा कौन, जो म्युनिसिपल के लिए टैक्स देता है, जो भी अमाउंट्स होते हैं, जो भी उनके फिक्स होते हैं, वो जो देता है वो क्या करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को वोट दे सकता है। और क्या होता है, उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि कितने पे करता हो 15 से 20 रुपये पर एनम। ठीक है, तो म्युनिसिपल के जो टैक्स होते हैं वो अलग से होते हैं, आप सबको पता होगा। तो म्युनिसिपल के टैक्स दिए गए 15 से 20 पर एनम के अकॉर्डिंग। और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या हो सकता है, उसके पास ओनरशिप होगी इसकी अपने हाउस के अंदर, और उसकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 3000 से 5000। एनुअल इनकम का भी क्राइटेरिया बना दिया कि जो अपने घर में जो उनकी घर खर्ची होती है वो 3000 से 5000 का अगर उनका एनुअल इनकम है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, किसको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को। देन अगला दिया कि लैंड का रिवेन्यू जो 50 से 150, 50 से 150 जो पर एनम पे करता है, वो भी क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को वोट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल का आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो वोटर का जो अधिकार है, जो वोट देने का अपना एक राइट है, वो किस पे डिपेंड है, आपके टैक्स पे, आपकी मनी पे। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वो लोग ये सारी चीज़ें बना दी, तो स्पीकर कौन था भाई, स्पीकर को किसने नॉमिनेट किया, ये वो इलेक्ट हुआ। जो फर्स्ट स्पीकर था अपना सेंट्रल असेंबली के अंदर, उसको नॉमिनेट किया गया था। फर्स्ट जो स्पीकर था उसे नॉमिनेट किया गया था। देन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट स्पीकर्स होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा, किसके थ्रू, जो अपने सेंट्रल असेंबली के अंदर मेंबर्स होंगे उनके थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखनी है, जो अपनी पहली पूरी की पूरी अपना एक स्पीकर चुना गया था, वो नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद उनके भी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, किसके थ्रू, सेंट्रल असेंबली में जो जो बंदे प्रेजेंट हैं उन सब के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो अपना पॉइंट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो आपकी दूसरी स्टेट्स होती हैं उनके अंदर क्या चीज़ थी भाई, उनके अंदर कैसे अपना वोट दे सकते थे। तो उसके अंदर बोला गया कि जो सीट थे वो 70% क्या हुई भाई, उसके अंदर 70% बंदों को इलेक्ट किया जाएगा और 30% जो है उनको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बंदों को इलेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन तो कम हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, अपोजिट था, इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा था, नॉमिनेट ही कर रहे थे भाई, अपने दोस्तों को बुला बुला के घुसा रहे थे अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में कि जो यहाँ पे लाइफ टाइम बोला गया कि जो काउंसिल का है वो कितना है, 3 ईयर का है, लाइफ टाइम 3 ईयर का है। अगर आप क्या चाहते हो, उसे डिसोल्व करना चाहते हो, तो वो क्या होता है, वो गवर्नर पे डिपेंड है, कर भी सकते हो और लाइफ टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, ये गवर्नर पे डिपेंड है, क्योंकि जो मेन हेड है, जो मेन पावर है वो किसके पास है, गवर्नर के पास है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं आएगा, लेजिस्लेटिव आएगा। वो जो थी ना वो आपके सेंटर के अंदर अबोलिश हुई है, आपके प्रोविंसेस के अंदर अभी तक अबोलिश नहीं हुई है। तो प्रोविंसेस के अंदर क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद क्या बोला गया, जो मेंबर्स थे उनको क्या था, आपके क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे और लेजिस्लेटिव थे। अब लेजिस्लेटिव वाले बंदों को क्या अधिकार था भाई, क्या राइट दिया गया था कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, किससे, आपने यहाँ पे किससे, एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर से। और साथ के साथ क्या था कि आप क्या हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते हो, बार बार रिपीटेशन में एक क्वेश्चन कर सकते हो, किससे, एग्जीक्यूटिव से। और यहाँ पे ने एक अलग से राइट दिया गया, वो क्या कि जो आप बजट है ना उसको रिजेक्ट कर सकते हो, किसको, लेजिस्लेटिव को यहाँ पे एक अलग से एक पावर दी गई, क्या कि आप बजट को कैंसिल कर सकते हो। अब वही फ़ायदा क्या है ये सोचो, इन्होंने बोल तो दिया कि जो अपनी लेजिस्लेटिव है और इधर क्या है, एग्जीक्यूटिव है। इन्होंने बोला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है भाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप बजट को भी कैंसिल कर सकते हो। अगर बजट को कैंसिल कर सकते हो, अगर इन्होंने बोला कि ठीक है भाई हमने बजट को कैंसिल कर दिया, लेकिन इनके ऊपर कौन बैठा है, गवर्नर बैठा है। अब गवर्नर के पास तो पावर है भाई, वो इसे कैंसिल भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकता, उसके ऊपर डिपेंड है।
तो ओवरऑल जो मेन पावर है वो किसके पास है? गवर्नर के पास है। ये ऊपर बैठ के कह रहा है कि भाई तुम्हें कुछ भी करना है तुम कर लो, लेकिन मेन रूल तो मेरा चलेगा, मेरा अधिकार है भाई, मेरी मर्जी, चाहे मैं कैंसिल करूँ या ना करूँ, लेकिन तुम भी खुश हो जाओ, मैं तुम्हें पावर दे देता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिर्फ बोलने के लिए पावर दी गई थी, अदरवाइज इनके पास कोई पावर नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पे अपने क्या थे, नॉन ऑफिशियली मेंबर्स को क्या किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो ओवरऑल ये था अपना प्रोविंसेस के बीच में कि वहाँ पे क्या था, क्या नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं बना है, लेजिस्लेटिव अबोलिश नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या है, काउंसिल ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई पोस्ट आपकी अबोलिश नहीं की गई है, सो आपको याद रखना है। उसके बाद लॉ मेकिंग के ऊपर कुछ न कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि सेंटर किस पे बना सकते हैं और प्रोविंसेस किस पे। तो सेंटर के पास तो मेन ऑफिस रहेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, करेंसीज होगी और अपने दूसरे कम्युनिकेशंस होंगे। कुछ ऐसे हाई पोस्ट की जो भी अपनी मेन पावर्स होंगी वो कौन रखेगा, सेंटर वाला। अब बात करते हैं प्रोविंसेस के बाद। प्रोविंसेस ने बोला कि ठीक है भाई, मेरे को स्टेट की पावर दी गई, ठीक है मैं सेटिस्फाई हूँ, बट उसने क्या किया, फिर फर्दर अपने आप को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन से, एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर्ड। रिजर्व के अंदर बोला कि मैं डायरेक्ट जो है ना, यहाँ पे क्या होएगा, गवर्नमेंट विदाउट काउंसिल लेजिस्लेटिव। अगर गवर्नमेंट को कोई भी अपने यहाँ पे क्या लेना है, अपने डिसीजन लेना है, तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया दूसरे में, ट्रांसफर वाले में, कि जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल के साथ ही अपने जो पूरे के पूरे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो यहाँ पे ला सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ट्रांसफर के अंदर बोला गया कि हमारे पास जो जो काउंसिल्स हैं उनकी क्या है, मेन पावर है, जब वो हमारा साथ देंगी देन हम लॉ वगैरह को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व के अंदर बोला गया कि हमें लेजिस्लेटिव की जो अपनी काउंसिल है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, कौन कौन सी पुलिस, लेबर एंड डिस्प्यूट्स कोई भी होते हैं लेबर्स के अंदर, उन सबको कौन करेगा, रिजर्व वाले। अगर ट्रांसफर की बात की जाए तो कुछ एग्जांपल है, पब्लिक हेल्थ या फिर रोड वगैरह में कुछ भी हो जाता है तो कौन देखेगा, ट्रांसफर वाले। तो अपनी जो कुछ लॉ मेकिंग की जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से डिवाइड किए गए। तो मेनली जो पावर थी वो अपनी किसके पास थी, अपनी सेंटर के पास, और प्रोविंसेस के पास कुछ ऐसे ही थी छोटी मोटी पावर्स जो कि आप देख रहे हो। देन उसके बाद बात करते हैं किसकी भाई, जो ये वॉइसरॉय था उसने मेनली कुछ और चीज़ें थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो क्या थी, वॉइसरॉय ने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अब आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर क्या हुआ था, एक मेंबर ऐड हुआ था इंडियन। ठीक है, एक ही बंदा ऐड हुआ था, कौन था वो, इंडियन था। ठीक है, नाम क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस बंदे का क्या नाम था जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंटर किया था। उसके बाद कौन थी लेजिस्लेटिव के अंदर क्या था, नॉन ऑफिशियल बंदों को अपॉइंट कर रहे थे भाई, क्या करने के लिए, एडवाइजरी करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा 1919 वाला एक रिफॉर्म आया, जो एक एक्ट आया, उसने क्या कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर अगर टोटल मेंबर 6 है ना, उसमें से 3 कौन होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए, मतलब 50% इंडियंस, 50% आपको जो रखना है ब्रिटिशर्स या फिर जो भी आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, 1919 के एक्ट के अंदर एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। उससे पहले किसको मिला था, मुस्लिम को, मुस्लिम लीग थी ना, उसको क्या मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। और किसने दिया था, बता सकते हो ना, इससे पहले वाला जो एक्ट आया था उस टाइम पे मिला था। ठीक है, और वो क्या एक्ट था और किसने दिया था, कौन ब्रिटिश था, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, अब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है हर बंदे को, सिख को भी, क्रिश्चियंस को भी, यूरोपियंस को भी, और मुस्लिम को तो था ही वही पहले से। उसके बाद जो प्रोविंसेस थी वो सेपरेट क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बजट को डिस्कशन कर सकते हैं, अपने बजट को खुद पास करेंगी। कौन, प्रोविंसेस, मतलब स्टेट को अलग से बोल दिया गया कि जो आपका बजट है वो आप खुद हैंडल करना है, आपको खुद लाना है, खुद आपको उस पर वर्क करना है। उसके बाद क्या बोला गया, जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन था वो 1919 के अंदर बना दिया गया था, एस्टेब्लिश कर दिया गया था, कब, 1919 के अंदर। लेकिन आप देखते हो वो कब स्टार्ट होता है, 1926 के टाइम पे। कुछ इश्यूज होते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, 1919 में क्या होता है, एक एस्टेब्लिश कर दिया जाता है क्या, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि अपना क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना जो आपके, वो सारे यहाँ पे। और उसका कब किया गया, 1926 के टाइम पे। तो सेम जो आज के अपनी सिचुएशंस है वो आप कंपेयर कर सकते हो अपनी जो पहले जा चुकी है। उसके बाद क्या बोला गया कि अपना जो पूरे के पूरे मैं रिफॉर्म्स लेके आया, जो मैं एक्ट लेके आया हूँ, उनके अंदर चेंज किए जाएंगे कब, हर एक 10 साल के बाद कुछ नए रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ नई चीज़ें चेंज होएगी जो आपको क्या करनी है, एक्सेप्ट करोगे हर 10 साल के बाद। तो ठीक है भाई, ले आना रिफॉर्म्स, अच्छी बात है, हम इंडियंस को भी आगे बढ़ने का मौका दोगे, यही सोच रहे थे बंदे।
लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई, एक जो अपना पूरा का पूरा 10 साल के बाद एक नया रिफॉर्म आता है। वोट क्या था, अब पहला आता है 1909 में, उसके 10 साल बाद कौन आया 1919 में, अब इसके 10 साल बाद कब आना था 1929 में। 1929 के अंदर आना था अपना क्या, अगला गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ठीक है। बट ये क्या करते हैं, पहले उसे बना देते कब आता है, साइमन कमीशन। आप सबको पता होगा साइमन कमीशन 1927 पे आ गया था, 2 साल पहले ही, ठीक है। साइमन कमीशन 2 साल पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, जिसका इंडियंस ने खूब मतलब जम के उनको क्या किया था, मतलब पूरा अपोजिशन में थे, ठीक है। अब वो अपोजिशन में क्यों थे, अब यहाँ तो उन्होंने इंडियंस को पूरी एंट्री दे दी खुल के, अब यहाँ पे इंडियंस को एंट्री ही नहीं दे रहे, कुछ लेके ही नहीं आए इंडियंस के लिए, तो क्या है बंदे तो बवाल करेंगे ना। तो वही हुआ, बंदों ने अपोजिशन किया किसका, साइमन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1927 के टाइम पे, ठीक है। ये था अपने आज का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला। सो अगर आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स को डालिएगा, ताकि आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपके इश्यूज होंगे, उनको मैं सोल्व कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।